हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है परपरागण। क्योंकि इससे पहले हम स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। क्या टॉपिक है? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण। पर परागण परागण पर यानी परागण की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पराग कणों का पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण या पोलिनेशन कहलाता है, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हम कर चुके हैं और अब नंबर सेकंड है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। इसकी परिभाषा देखते हैं या नहीं, देखिएगा। ये प्लांट है, प्लांट के पुष्प यानी फ्लावर। ये एक अलग प्लांट है। ये फ्लावर। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक प्लांट के पुष्प के परागकण, यानी कि ये पुष्प है, ये अलग प्लांट है। इस पर मान लिया परागकण है, तो इसके परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र तक क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपरागण। यानी कि एक प्लांट के पुष्प के परागकण दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होंगे, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। एक प्लांट के पुष्प पर क्या उपस्थित है? परागकण, और दूसरे पर क्या है? वर्तिकाग्र। इसके लिए क्या है देखिए, लेकिन हाँ भाई, ये प्लांट जो है उसी जाति का होना चाहिए, उसी कैटेगरी का होना चाहिए जिस कैटेगरी का ये प्लांट है। मान ले पौधा मटर का है, तो ये भी किसका होना चाहिए? मटर का ही पौधा होना चाहिए, यानी सेम कैटेगरी के पौधे होने चाहिए। तो क्या होगा? परपरागण की क्रिया होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। यानी कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, यह क्रिया परपरागण कहलाती है। तो परपरागण के लिए क्या करते हैं? जो प्लांट होते हैं वो कुछ अनुकूलता या एडेप्टेशन अपनाते हैं। एडेप्टेशन adaptation of cross pollination in flowers एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावर, यानी कि जो पुष्प हैं वो क्या अनुकूलता अपनाते हैं ताकि उनके अंदर क्या हो? परपरागण हो। तो देखिएगा, इसमें पहला टॉपिक आता हमारा एक लिंगिता। एक लिंगिता यानी यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी इसमें क्या होता है? देखिएगा, जो प्लांट होता है एक लिंगिता, यानी एक लिंगी पुष्प होंगे। क्या होंगे? पुष्प जो होंगे एक लिंगी होंगे। तो जब एक लिंगी पुष्प होंगे तो उनमें क्या होगा? हमेशा या अधिकतर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन की संभावना रहती है। किस प्रकार? देखिएगा, अच्छा, जो एक लिंगिता ये भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे देखते हैं। नंबर ए, मोनोशियस, यानी इसको कहते हैं हम, मोनोशियस को कहते हैं उभयलिंगिता, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी पादप। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन तब होगी जब, देखिएगा, प्लांट है, ये फ्लावर है, तो उभयलिंगाश्रयी का मतलब हो गया कि प्लांट तो सेम है, पुष्प रहेगा एक लिंगी। मान लिया ये पुष्प क्या है? फीमेल,
ये क्या है, मेल, यानी इस पर कौन सा पार्ट उपस्थित है, आपका गाइनोशियम या स्त्रीकेसर या जायंग उपस्थित है। यहाँ पर क्या है, एंथर या एंड्रोशियम उपस्थित है। तो ये क्या है, मेल, यहाँ पर इस पुष्प पर क्या है, मेल पार्ट, यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्ट। अब क्या है ये, लेकिन ये है एक ही प्लांट पर उपस्थित, प्लांट हमारा एक ही रहेगा, लेकिन फ्लोवर अलग अलग है। तो ये क्रिया क्या, ये कंडीशन क्या कहलाती है, उभयलिंगाश्रयी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एक लिंगी पादप में, हमने पढ़ा था स्वपरागण में पढ़ा था, तो यहाँ पर इस कंडीशन में स्वपरागण की जो क्रिया है वो भी हो जाती है या होती है, और यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, इसका उदाहरण आपका रहेगा मक्का। मक्का मक्का हो गया, और कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के जितने पादप होते हैं वो सभी इसी में आएंगे। जैसे खीरा है, लौकी है, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। उनमें क्या होगा, होगा तो क्या, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन प्लांट कैसे होंगे वो, यानी प्लांट होंगे उभयलिंगाश्रयी और पुष्प होंगे एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पुष्प, फ्लावर। इसकी नंबर जो दूसरी कंडीशन आती है वो, तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या आती है, बी, डायोशियस, यानी एक लिंगाश्रयी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप। ये कंडीशन क्या है, यानी एक लिंगाश्रयी। यहां पर पुष्प पादप क्या होगा, एक लिंगाश्रयी, जिस पर केवल या तो मेल पुष्प उपस्थित हो, यानी मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो। देखते हैं, देखिए दो प्लांट हैं, और यहाँ पे क्या होगा, इस प्लांट पर सारे जो पुष्प होंगे वो या तो फीमेल होंगे, और इस पर या सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डायोशियस या एक लिंगाश्रयी पादप कहलाती है। इसमें क्या होगा, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुष्प हैं वो एक ही तरह के हैं। तो इसके परागकण जब दूसरे प्लांट पर जाएंगे तभी क्या होगा, पोलिनेशन होगा। इसमें क्या उदाहरण आता है, पपीता यानी पपाया, सहतूत, इसके कुछ ही उदाहरण है, पपाया और सहतूत। इनमें क्या होता है, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन प्लांट क्या होते हैं, ये एक लिंगाश्रय होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, यानी एडेप्टेशन, फर्स्ट एडेप्शन क्या था, फ्लोवर का एक लिंगिता। अब नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं, देखिए नंबर 2 पे आता है हमारा इनकम्पेटिबिलिटी, यानी स्वबद्धता, स्वबद्धता। इसमें क्या होता है देखिएगा, जब उसी प्लांट के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जो परागकण होते हैं अंकुरित नहीं हो पाते। जब अंकुरित कब तक नहीं होंगे, जब तक दूसरे प्लांट के परागकण उस पर नहीं आएंगे वर्तिकाग्र पर, तो अंकुरित नहीं होंगे। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिरेंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्वबद्धता। इसका उदाहरण होगा आलू, और एक होता है तंबाकू। ये प्लांट क्या अपनाते हैं, स्वबद्धता अपनाते हैं, यानी अपने परागकणों से कभी भी ये अपने परागकण इनके वर्तिकाग्र पर कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। नंबर नेक्स्ट आता डाइकोगेमी, डाइकोगेमी यानी कि विषम परिपक्वता, विषम परिपक्वता। विषम परिपक्वता में क्या होगा देखिएगा, यानी प्लांट
जो प्लांट है, सॉरी, विषम परिपक्वता में क्या होगा, प्लांट के जो मेल पार्ट है यानी परागकोश है, यानी परागकोश तथा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर विकसित होना, अलग अलग समय पर परिपक्व होना या मैच्योर होना, क्या कहलाता है, विषम परिपक्वता कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा, यदि पुष्प द्विलिंगी भी है तो क्या होगा, जो परागकण है वो पहले विकसित हो जाएंगे और उस समय वर्तिकाग्र अविकसित रहेगी, तो कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो परागकण कहीं दूसरे प्लांट पर पहुंचेंगे तो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। पहले हो सकती है हमारी वर्तिकाग्र विकसित हो जाए या मैच्योर हो जाए और परागकोश विकसित ना हो उस समय तक। तो दो कंडीशन बनती है हमारी। पहली क्या है, प्रोटेंडरी, प्रोटेंडरी, इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र से पहले परागकोश का विकसित होना, परागकोश का परिपक्व होना, परिपक्व होना। इसमें क्या होगा, वर्तिकाग्र से पहले क्या होगा, परागकोश विकसित हो जाएगा और उस समय तक हमारी वर्तिका विकसित नहीं होगी, तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोटेंडरी। एग्जाम्पल देखेंगे, गुड़हल, या रूबियेसी कुल के पौधे और मालवेसी कुल के पौधे, जो मालवेसी कुल के पौधे हैं वो इसमें आएंगे। इसमें क्या होगा, पहले परागकोश विकसित होंगे या परिपक्व होंगे, बाद में वर्तिकाग्र। नंबर 2 पे क्या आता है, बी, यानी ये प्रोटेंडरी था एक था। नंबर 2 पे क्या है, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, परागकोश से पहले, परागकोश से पहले वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी कहलाता है। इसमें क्या होगा, पहले वर्तिकाग्र विकसित होगी, परागकण बाद में विकसित होंगे। इसका एग्जांपल हम देखें तो गुलाब, गुलाब का फूल सभी ने देखा होगा, एक चंपा का फूल होता है, चंपा, और बरगद, पीपल और आदि, ये किसके उदाहरण है, प्रोटोगाइनी के उदाहरण है। तो इनमें क्या होगा, पहले वर्तिकाग्र विकसित होगी, इनमें पहले परागकोश विकसित होगा। और जब ये इनके समय अलग अलग हैं विकसित होने के, तो इनमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन नहीं बनेगी, हमेशा क्या रहेगी, क्रॉस पोलिनेशन की कंडीशन ही बनेगी। तो नेक्स्ट, यही हमारा क्या था, नंबर 3 था। अब नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोमॉर्फिज्म। नंबर 4 है हेटेरोमॉर्फिज्म। हेटेरोमॉर्फिज्म यानी कि विषम रूपता, विषम रूपता। इसमें क्या होता है, परागकोश या स्त्री केसर या पुंकेसर क्या होते हैं, वो असमान आकृति के होते हैं, यानी कि सभी जो पुंकेसर होंगे वो समान आकृति के नहीं होंगे, सभी स्त्री केसर जो होंगे वो असमान आकृति के होंगे। तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। तो इसका हमारा एक उदाहरण है अलसी, अलसी का पौधा। अलसी के पौधे में क्या होता है, यानी विषम रूपता पाई जाती है। यहाँ पे लिख देता हूं, पुंकेसर, पुंकेसरों का असमान होना,
असमान होना और स्त्री के स्वरों का असमान होना, स्त्री के स्वरों का असमान होना। यानी कि क्या होंगे, छोटे बड़े होंगे, यानी कि आकार में क्या होगी, बनावट में बदलाव होगा, यानी कि आकार में बदलाव होगा, तो इसमें क्या होगा, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अलसी। हमारा नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट एडेप्टेशन है, सेल्फ पॉइजनिंग। यानी स्वयं विषता बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि कुछ प्लांट में ऐसा होता है, यदि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका अग्र तक पहुंच जाता है तो वो एक विष का काम करता है। विष का मतलब जहर का काम कर देता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लावर का क्या होता है, वो सुखा देता है, यानी पूरा फ्लावर सूख जाता है। अर्थात जो पोलिनेशन होता है उससे पहले ही क्या होता है, फ्लावर सूख जाता है। इसका उदाहरण होगा आर्किड। आर्किड आर्किड एक प्लांट है जो आम होता है, उसकी शाखाओं पर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि इसके परागकण कभी भी इसके पुष्प को परागित नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, सूख जाएंगे, यदि सेल्फ पोलिनेशन होने की कंडीशन आएगी तो ये कुछ थे एडेप्टेशन इन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावर, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो पौधों ने अपने आप को अनुकूलित किया था। तो अब देखते हैं इसके कुछ लाभ, इसके कुछ हानियां। ठीक है, तो देखिएगा, यानी स्वपरागण सॉरी पर परागण के लाभ या बेनिफिट, लाभ क्या होंगे। ठीक है, लाभ में एक पे क्या आता है, पर परागण से पर पर परागण के द्वारा बने पौधे हमेशा उच्च हमेशा उच्च कोटि के होते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे इनके द्वारा जो पर परागण के द्वारा जो बीज बनते हैं, पर परागण के द्वारा बने बीज के द्वारा बने बीजों में क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। नंबर 3, पर परागण के द्वारा यदि बीज बनने हैं तो उसमें कुछ बदलाव भी आएगा, तो नई जाति की उत्पत्ति होगी, इसमें नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। क्यों, देखिएगा, यदि बदलाव आएगा धीरे धीरे, क्या होगा, वो बदलाव धीरे धीरे आता रहेगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो प्लांट है वो अपने जनक से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं नई जातियों की उत्पत्ति। नंबर 4, जो पर परागण के द्वारा बीज बनते हैं वो भारी होते हैं, भारी, आकार में बड़े, तो देखिएगा कुछ हानियां, ये इसके लाभ हैं। हानि में कहता है नंबर 1, परागकण अधिक नष्ट होते हैं, अधिक नष्ट होते हैं। और नष्ट होने का मतलब क्या है, देखिएगा, पर परागण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो माध्यम की आवश्यकता होगी तो जो परागकण है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचेंगे, तो क्या होगा, उनमें बहुत सारे जो परागकण होते हैं वो बीच में ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पे किसी माध्यम पर किसी माध्यम जैसे जल, वायु या जंतु, कीटों पर आश्रित होते हैं, पर आश्रित, यानी कि किसी न किसी
माध्यम पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो क्रॉस पोलिनेशन है ये किसी माध्यम पर आश्रित होगा, यानी कि बिना माध्यम के ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें या तो जल हो या वायु हो या जंतु हो। तो इसी बीच में परागकण भी अधिक नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, देखिएगा इसमें जैसे कि हमने बताया कि नए नए जाति की उत्पत्ति होती है, कुछ बदलाव आता है, तो कभी कभी अनचाहे गुण भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कभी कभी हानिकारक लक्षण भी स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि परपरागण के प्रकार है। क्या है? परपरागण के प्रकार। परपरागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि परपरागण के प्रकार। परपरागण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है वायु परागण, एनिमोफिली। जल परागण, हाइड्रोफिली। और जंतु परागण, होगा जूफिली। तो 3 टाइप से होता है। पहले वायु के द्वारा होगा तो वायु परागण, जल के द्वारा होगा जल परागण, और जंतु के द्वारा होगा तो जल परागण। तो पहला देखते हैं हम वायु परागण। वायु परागण में क्या होगा, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से हो तो क्या होता है, वो वायु परागण कहलाता है। यानी कि वायु के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होंगे, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, हम वायु परागण कहेंगे। तो वायु परागण, और जो पुष्प वायु परागण के द्वारा परागित होते हैं उनको हम एनोफिलस कहते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर। एनोफिलस फ्लावर्स कहते हैं जो वायु के द्वारा परागित होते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो पुष्प वायु के द्वारा परागित होते हैं या जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागण पाया जाता है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, क्वालिटी होती हैं, वो देखते हैं। विशेषताएं, वायु द्वारा परागित पुष्पों की विशेषताएं। देखिएगा इनमें क्या होता है, जो ये पुष्प होते हैं चमकीले नहीं होते। जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। इनमें नेक्टर यानी मकरंद नहीं पाया जाता, मकरंद या नेक्टर नहीं पाया जाता। सुगंधित नहीं होते, यानी कि सुगंध या गंध रहित होते हैं, गंध रहित होते हैं। और इनकी क्या क्वालिटी है, जो परागण होते हैं वो हल्के होते हैं, परागकण या पोलिन हल्के होते हैं। हल्के होने का क्या फायदा देखिएगा, यहाँ पे चमकीले नहीं होते, मकरंद नहीं होता, गंध नहीं होती, और परागण क्या होते हैं, परागकण हल्के होते हैं। हल्के यानी कि ये वायु के माध्यम से, यानी वायु में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें, तैर सकें, तो ये हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं। नेक्स्ट है जो वर्तिका होती है, वर्तिका या वर्तिकाग्र,
लंबे होते हैं। मक्का में आपने देखा होगा, मक्का का जो कॉर्न होता है उसके बाहर कुछ बाल नुमा संरचना यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई देखी होंगी आपने। तो वो क्या होती हैं, पुष्प के वर्तिकाएं वर्तिकाग्र होते हैं, ताकि वो बाहर निकले होते हैं ताकि जो परागण है वो उनसे आसानी से चिपक जाएं। और वर्तिका वर्तिका जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। तो ये किसकी क्वालिटी है, वायु परागित पुष्पों की क्वालिटी है। अब देखते हैं हम जल परागण में क्या होता है। जल परागण, जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। देखो इसमें क्या होता है, परागण की क्रिया जो होती है वो जल के माध्यम से होती है, यानी कि जल के माध्यम से परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, या हम कह सकते हैं कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। तो ये दो प्रकार से होता है, ये क्रिया भी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। अधोजल परागण और एक होती है अधिजल परागण। अधिजल परागण, इसको कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली इसे कहते हैं इप हाइड्रोफिली। ठीक है, तो देखिएगा, जो जल परागण यानी अधोजल, इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो परागण होगा वो पानी के अंदर होगा, यानी कि प्लांट है, यहाँ पे मेल फीमेल फ्लावर होंगे कुछ, तो यहाँ पे हो गए पानी है, वाटर। तो इसके पानी के अंदर ही क्या होंगे, परागकण जो होंगे वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो इसे क्रिया कहते हैं हम अधोजल परागण। क्या कहते हैं, अधोजल परागण। जैसे इसमें उदाहरण है जूस्टेरा। इसमें क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र क्या होती है, इसमें लंबे होते हैं, और वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचने के बाद जो वर्तिका होती है वो कुंडलित हो जाती है और परागकण को चारों तरफ से घेर लेती है। ये कौन सी कंडीशन है, अधोजल, यानी कि जब पानी के अंदर हो रहा है। दूसरी है यहाँ पे अधिजल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल वाला पार्ट है ये, यानी परागकोश विकसित होकर के प्लांट से अलग हो जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं पानी की सतह पर। और जो पुष्प है वर्तिकाग्र है वो लंबी होकर वो पानी की सतह तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये परागकण और वर्तिकाग्र ये पानी की सतह पर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अधिजल परागण। ये होती है हाइड्रिला में, हाइड्रिला, हाइड्रिला या वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया इसका एक उदाहरण ये है। तो ये दो प्रकार से हो गया जल परागण। अब इसकी कुछ जो पुष्प होते हैं उनमें क्या क्वालिटी होती है देखिएगा, पुष्प की विशेषताएं, यानी कि जल परागित पुष्प की विशेषताएं। जल परागित पुष्प की विशेषताएं, विशेषताएं देखिए, इसमें क्या होता है, जो पुष्प होता है एक तो उसमें मकरंद नहीं पाया जाता, मकरंद या नेक्टर नहीं पाया जाता।
नॉर्मली क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। इनमें चमक भी नहीं होती, इन पुष्पों में चमक भी नहीं होती, यानी आकर्षणहीन होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षणहीन। अब आकर्षणहीन का मतलब इसमें या तो सुगंध होगी, यानी लिख देते हैं गंधहीन, मकरंदहीन और रंगहीन, तो हमने लिख दो। इनमें वर्तिका जो होती है, देखिए इनमें वर्तिका लंबी होती है। ये किसकी विशेषता है, जल परागित पुष्प की विशेषताएं हैं। हमारा नेक्स्ट बचता है जंतु परागण या जूफिली। देखते हैं उसके बारे में। जंतु परागण, जंतु परागण में क्या होता है देखिएगा, यानी कि जूफिली। अब जब परागण की क्रिया जंतुओं के माध्यम से हो तो जंतु परागण कहलाएगा, यानी कि जंतुओं के शरीर पर, यानी पशु के सॉरी पक्षियों के शरीर पर, कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और अन्य दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं हम जंतु परागण। तो इसमें क्या होता है, कुछ नाम लिख देता हूं मैं, जैसे कीट के द्वारा परागण होगा, कीटों के द्वारा या कीट परागण, पक्षी के द्वारा परागण, नंबर 3 पता है, एक घोंघा होता है स्नेल परागण, यानी घोंघा परागण, स्नेल्स परागण। नंबर 4 पता है हमारा चींटी परागण, चींटों के माध्यम से परागण होता है। और चमगादड़ के द्वारा भी होता है, चमगादड़ परागण। तो एक नंबर में इनसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चमगादड़ परागण को क्या कहते हैं, चींटी परागण को क्या कहते हैं, या घोंघे के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं, या पक्षी के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं, और कीट के द्वारा परागण होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो इनका नाम नोट कर लेना। जो कीट परागण है इसको बोलते हैं हम एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। पक्षी परागण है इसको कहते हैं ओरिंथोफिली। घोंघा या स्नेल्स इसको कहते हैं मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। और चींटी द्वारा परागण होता है, इसके इसको कहा जाता है मायर मेकोफिली, मायर मेकोफिली। चमगादड़ इसे कहते हैं कायरेप्टोरोफिली, कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टोरोफिली। तो ये कुछ उदाहरण हैं जंतु परागण के। किसके उदाहरण हैं, जंतु परागण के उदाहरण हैं। इसमें मोस्टली कौन सा आता है, हमारा जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कीट परागण होता है। कौन सा होता है, कीट परागण। कीट परागण को हम देखते हैं, देखो पक्षी परागण में इनको हम वहीं देख लेते हैं। पक्षी परागण जैसे हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड। पक्षी परागण हमिंग बर्ड के द्वारा बहुत छोटा पक्षी होता है, ठीक है। तो इसकी चोंच पर क्या होते हैं, परागण चिपक जाते हैं। तो जैसे ही अगले पुष्प पर पहुंचते हैं तो ये पुष्प को परागित कर देते हैं। घोंघा स्नेल्स इसकी बॉडी पर परागण चिपक जाते हैं और ये दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो परागण हो जाता है। चींटी, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उनमें मकरंद यानी नेक्टर पाया जाता है। तो वहां पर लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वहां पर केवल उसके अंदर चींटी ही जा सकती है। तो चींटी अंदर जाती है, चींटी और दूसरे बाहर आती है, जब दूसरे पुष्प पर पहुंच जाती है तो इसके बॉडी पर जो परागण होते हैं वो अगले प्लांट पर ट्रांसफर हो जाते हैं या अगले पुष्प पर ट्रांसफर हो जाते हैं। चमगादड़ के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो अब हम जो मैन है कीट परागण इसको देखते हैं।
देखा, कीट क्या होते हैं? कीट आप देखो, छोटे 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 बहुत ही कीड़े यानी कीट, जैसे मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी और बीटल, ततैया होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है? परागण होता है। इनमें भी देखिएगा मोस्टली 80% जो परागण होता है वो इन दोनों के द्वारा आता है, यानी मक्खी और मधुमक्खियों के द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया सबसे अधिक होती है, 80%। ठीक है, तो जो जंतु परागण परागित पुष्प हैं उनकी हम विशेषता देख लेते हैं कि वो उसमें क्या क्वालिटी होती है। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं, विशेषताएं जंतु भी यहाँ पर, जंतु या कीट एक चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो ये पुष्प होते हैं, नंबर 1। अब जैसे हमने कई बार अभी एक वर्ड यूज करा था, नेक्टर या मकरंद, उसके बारे में बात करते हैं पहले। ये क्या होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, यानी मकरंद पाया जाता है इनके अंदर। क्या पाया जाता है? मकरंद या नेक्टर। अब ये नेक्टर होता क्या है? देखिए, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनका जो जूस होता है, जिसको जो कीट होते हैं वो अपने भोजन के रूप में उसको लेते हैं, तो वो कहता है मकरंद होता है, नेक्टर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कीट फूलों पर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, उनके आसपास उनकी पत्तियों पर रस को चूसते रहते हैं, तो वो जो रस होता है उनका पंखड़ियों का, वो कहता है मकरंद। ये मकरंद ग्लैंड से स्रावित होता है, जो कि कोरोला पर स्थित होती है पुष्प की। ठीक है, तो अब मधुमक्खी भी इसी मकरंद का यूज करके शहद का निर्माण करती है, यानी कि जो मधुमक्खी है वो नेक्टर पुष्प से लेती है और उसको शहद में कन्वर्ट करती है। नंबर 2, रंगहीन होते हैं, सॉरी रंगीन होते हैं। ये पुष्प कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब कलरफुल होते हैं, और इनके जो कलर होते हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं, जो कीटों को अपनी तरफ को जो कीटों को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उनका क्या फायदा होता है आकर्षित करने का? परागण की क्रिया होती है। नंबर 2, सुगंधित होते हैं। सुगंधित होते हैं अर्थात ये खुशबूदार होते हैं। इनमें क्या आते हैं? खुशबू आती है, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पे देखिएगा जो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो दिन में खिलते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं। तो जो दिन में खिलते हैं वो थोड़े कम सुगंधित वाले होते हैं, लेकिन जो रात में खिलते हैं उनमें अधिक सुगंध आती है। और जो रंगीन पुष्प हैं, ये दिन में जो कलरफुल ज्यादा होते हैं तो रंगीन दिन में खिलते हैं, और जो रात में खिलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, ताकि रात में वो व्हाइट कलर जो है वो अधिक चमकीला दिखाई दे। नेक्स्ट है जो परागकण होते हैं, इन पुष्पों के परागकण हल्के तथा चिपचिपे होते हैं। अब चिपचिपे होने का मतलब क्या है? यानी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिससे ये कीट की बॉडी पर चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र है, सॉरी वर्तिकाग्र या वर्तिका, ये कोरोला यानी कि दलपुंज के अंदर ही होती है, दलपुंज के अंदर अंदर पाई जाती है, दलपुंज के अंदर पाई जाती है। दलपुंज के अंदर यानी सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है वर्तिका ही होता है। इससे क्या होता है? जब कीट आता है तो सबसे लास्ट में सिकोर, यानी कि सिकोर रहती है, तो यहां तक परागण आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो ये पुष्प होते हैं बड़े होते हैं। पुष्प आकार में बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। वो यदि कभी ऐसा हो कि पुष्प छोटे हों तो वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं।
तो ये क्या थी, ये क्वालिटी हैं कीट परागित जंतु परागित पुष्पों की, जिनसे पर परागण की क्रिया संभव हो पाती है। तो अब हमारा जो परागण की क्रिया थी पूरी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर के साथ। थैंक यू।